सेना का एक जवान रिटायरमेंट के बाद अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए अपने परिवार को साथ लेकर शहर आ जाता है। शहर में अपने बेटे का दाखिला एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा देता है। वहाँ सैनी के बेटे की दोस्ती एक लड़के से होती है जो कि उसके घर के पास ही रहने लगा था। दोनों में दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि दोनों एक दूसरे के घर आने जाने लगते हैं। इस बीच यह लड़का सैनी की बेटी को अपनी मुंह बोली बहन यानी धर्म की बहन बना लेता है। हर रक्षाबंधन पर उससे राखी बंधवाता और उसके लिए अच्छे उपहार लाता। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। समय गुजरता गया और समय गुजरने के साथ ही दोनों धर्म के भाई बहन एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। एक दिन मौका पाकर घरवालों से छुपकर दोनों शादी कर लेते हैं और फिर वह दिन आता है जब अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाते हैं और सबकी ज़िंदगी में अंधकार छा जाता है। नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अपराध की बात पाथफाइंडर्स के साथ। हाजिर हुए एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। आज हम बात करेंगे राजस्थान के जयपुर जिले के करनी विहार थाना क्षेत्र की। दरअसल शेखावटी का एक रिटायर सैनिक अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए गांव में सब कुछ छोड़ छाड़ कर परिवार को लेकर जयपुर आ जाता है और अपने पीएफ के पैसों से घर खरीद कर रहने लगता है। साथ ही एक इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी भी शुरू कर देता है। ये सैनिक दिन रात बस एक ही सपना देखता है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवा सके, जिससे वह अच्छे इंसान बन सके और अच्छी नौकरी मिल सके। इसके लिए उसने अपने बच्चों का दाखिला शहर के एक अच्छे केंद्रीय विद्यालय में करवा दिया। इसी बीच सैनी के घर के पास ही एक केरल का परिवार आकर रहने लगता है। केरल के इस परिवार में पति पत्नी और उनके बेटे आशीष सहित 3 सदस्य थे। आशीष के पिता जयपुर में ही एस रैनी के जाने माने सरकारी ठेकेदार थे। दोनों परिवार पड़ोसी थे, इसलिए दोनों के परिवारों के बच्चे भी एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। इसलिए आशीष के पिता ने आशीष का दाखिला भी उसी स्कूल में करवा दिया जिस स्कूल में सैनी के बच्चे पढ़ते थे। आशीष और सैनी का बेटा काफ़ी गहरे दोस्त बन जाते हैं और उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि दोनों का अधिकतर समय एक साथ ही गुजरता था। दोनों एक साथ ही पढ़ाई करते थे, एक साथ ही स्कूल से आते थे। इस बीच आशीष ने सैनी की बेटी को अपनी मुंह बोली बहन यानी धर्म की बहन बना लेता है और हर रक्षाबंधन पर सैनी के बेटे के साथ ही उसे राखी बंधवाता और उसके लिए उपहार लाता। इसी तरह तीनों बच्चे साथ साथ ही बड़े होते हैं और अपनी स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद तीनों कॉलेज जाने की तैयारी करने लगते हैं। आशीष और सैनी का बेटा सिविल इंजीनियरिंग के लिए शहर के एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लेता है, तो सैनी की बेटी वकालत की पढ़ाई के लिए एक अच्छी लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। इस तरह आशीष और सैनी का बेटा साथ साथ ही कॉलेज जाते और साथ ही कॉलेज से वापस आते। दोनों साथ साथ ही पढ़ाई करते। सैनी की बेटी भी अपने भाई और आशीष के साथ ही रहती थी, उन्हीं के साथ पढ़ाई करती थी। समय गुजरता गया और समय गुजरने के साथ ही आशीष और सैनी की बेटी कब एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं, शायद इस बात का अंदाज़ा उन दोनों को भी नहीं चलता। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लग जाते हैं, एक दूसरे से शादी का वादा करते हैं, साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। साथ ही दोनों को डर सताने लगता है कि अगर इस रिश्ते के बारे में उनके घर वालों को पता चला तो जाने क्या होगा। जब ये डर सैनी की बेटी आशीष से बयां करती है तो आशीष कहता है कि इससे पहले कि घर वालों को किसी और के द्वारा हमारे इस रिश्ते के बारे में पता चले, हम खुद ही जाकर अपने घर वालों को सब कुछ सही सही बता देंगे। लेकिन सैनी की बेटी आशीष को रोक लेती है और कहती है कि मेरे घर वाले इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम दोनों अलग अलग जाति से हैं। साथ ही घर वालों की नज़र में हमारा रिश्ता भाई बहन का है। इस बीच जब दोबारा से रक्षाबंधन आता है तो आशीष सैनी की बेटी से राखी बंधवाता है और घर वालों की नज़र में अब भी दोनों भाई बहन की तरह ही रह रहे थे। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान जब दोनों बालिग हो गए तो आशीष ने अपने इस रिश्ते के बारे में अपने माता पिता को बताना चाहा और इसलिए आशीष और सैनिक
कि बेटी ने मिलकर फैसला किया कि वो आशीष के माता पिता को इस बारे में ज़रूर बता देंगे। आशीष अपनी गर्लफ्रेंड यानी सैनी की बेटी को साथ लेकर अपने माता पिता के पास जाता है और जाकर अपने इस रिश्ते के बारे में बताता है। आशीष के माता पिता जब ये बात सुनते हैं तो काफ़ी चौंक जाते हैं, इसलिए वह आशीष और उसकी सैनी की बेटी दोनों को काफ़ी डांटते हैं, फटकारते हैं, समझाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। साथ ही में दोनों को अलग होने की सलाह देते हैं। लेकिन आशीष और सैनी की बेटी आशीष के माता पिता की इस बात को नहीं मानते और अपने कुछ दोस्तों की मदद से आर्य समाज में शादी कर लेते हैं। इस तरह आशीष और सैनी की बेटी ने अपने अपने घर वालों को अपनी शादी के बारे में भनक तक नहीं लगने दी। आशीष अब भी सैनी के बेटे के साथ ही सारा दिन रहता और उसके साथ ही पढ़ाई करता। इस बीच सैनिक और आशीष की इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो जाती है और सैनिक की बेटी वकालत की पढ़ाई पूरी कर लेती है। इस बीच सैनिक अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाशना शुरू करता है और जब भी घर में सैनिक की बेटी की सगाई के बारे में बातचीत होती तो सैनिक की बेटी अपने पिता से कहती कि पापा आप मेरे लिए लड़का मत देखो, मुझे अपने पसंद के लड़के के साथ शादी करनी है। लेकिन सैनिक अपनी इस बेटी की बात पर जरा भी ध्यान नहीं देता और लड़का ढूंढना जारी रखता है। जब सैनिक की बेटी की सगाई की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगती है तो आशीष अपनी गर्लफ्रेंड यानी सैनी की बेटी से कहता है कि अपनी शादी के बारे में मेरे माता पिता को चलकर बता देते हैं। तो दोनों आशीष के माता पिता के पास जाते हैं और अपनी शादी के बारे में बता देते हैं। जब आशीष के माता पिता अपने बेटे की शादी के बारे में सुनते हैं तो काफ़ी चिंतित हो जाते हैं और अपने बेटे को साथ लेकर उस घर को छोड़कर दूसरे घर जाकर रहने लगते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद आशीष के पिता की मौत हो जाती है। आशीष अपनी गर्लफ्रेंड यानी सैनी की बेटी से अपने शादी के बारे में, अपने इस रिश्ते के बारे में लड़की के घर वालों को बताने के लिए कहता है। तो दोनों काफ़ी हिम्मत जुटाकर सैनिक के पास जाते हैं और अपने रिश्ते के बारे में और अपनी इस शादी के बारे में जब बताते हैं तो सैनिक और उसके घर वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोनों को विश्वास भी नहीं होता कि उनकी बेटी ने आखिर यह क्या कदम उठा लिया। सैनिक काफ़ी डांटता है उन दोनों को, काफ़ी समझाता है। इस बीच सैनिक और उसकी बेटी के बीच काफ़ी कहासुनी होती है, जिससे नाराज़ होकर उसकी बेटी अपने पिता का घर छोड़कर अपने पति आशीष के घर चली जाती है और वहाँ रहने लगती है। सैनिक के बेटे को अपनी सगी बहन से अपने ही दोस्त द्वारा शादी करने के बाद इतनी नागवार गुजरी कि वह अपने पिता को साथ लेकर आशीष के घर चला जाता है और उससे जाकर झगड़ा करने लगता है और कहता है कि तूने दोस्त बन के मेरी पीठ पे छुरा घोंपा है, तूने ये ठीक नहीं किया, तो मेरी बहन को अपनी बहन मानता था। इस बीच दोनों में काफ़ी नोकझोंक होती है और सैनी का बेटा अपनी बहन को आशीष के घर से लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लाने में सफल नहीं हो पाता। इसके बाद भी दोनों परिवारों के बीच कई बार झगड़े होते हैं, जिनसे परेशान होकर आशीष पुलिस द्वारा सैनिक और उसके परिवार को पाबंद करवा देता है। अब सैनिक और उसके परिवार का आशीष के घर आना जाना बंद हो चुका था, लेकिन सैनिक और उसके परिवार ने आशीष से बदला लेने की ठान ली थी और इसी के चलते सैनिक ये सारी बातें अपने पुराने दोस्त को बताता है। तो उसका दोस्त सैनिक को एक देवेंद्र नाम के युवक से मिलाता है, जिसे 3 लाख रुपए देकर आशीष को मारने की सुपारी दी जाती है। देवेंद्र सैनिक और उसके दोस्त के साथ काफ़ी दिनों तक आशीष के घर की रेकी करता है, लेकिन वो उसको मारने में सफल नहीं हो पाता। इसके बाद सैनिक का दोस्त सैनिक को 2 शूटर रामदेव और विनोद गोरा से मिलवाता है और उनको 2-2 लाख रुपए देकर आशीष को मारने की सुपारी दी जाती है। दोनों शूटर सैनिक और उसके दोस्त के साथ मिलकर आशीष के घर की रेकी करते हैं और एक दिन उन्हें आशीष को मारने का मौका मिल ही जाता है। दरअसल मई 2017 की सुबह करीब 8 बजे के आसपास आशीष के घर के बाहर आकर एक गाड़ी रुकती है। गाड़ी में सैनिक अपनी पत्नी और दोनों शूटरों के साथ था। गाड़ी से केवल सैनिक अपनी पत्नी और रामदेव के साथ ही बाहर आता है। विनोद गोरा गाड़ी में ही रुकता है। सैनिक जाकर घर की डोरबेल बजाता है तो सैनिक की बेटी बाहर निकल कर आती है।
अपने माता पिता को इतने दिनों बाद और इतनी सुबह सुबह देखकर वह चौंक जाती है, काफ़ी हैरान हो जाती है। वो अपने माता पिता से पूछती है कि पापा, आप आज इतनी सुबह सुबह और इतने दिनों बाद आज आपको मेरी याद कैसे आई? आप तो मुझे भूल ही गए। और यह कहकर वह रोने लगती है। सैनिक अपनी बेटी से कहता है कि माना कि तूने अपनी मनमर्जी की है, अपनी पसंद के लड़के के साथ शादी की है, लेकिन भला माँ बाप अपने बेटा और बेटी से कब तक नाराज़ रह सकते हैं। इसलिए हम तुमसे मिलने चले आए, पुराने गिले शिकवे दूर करने आ गए। ये सारी बातें गेट पर ही हो रही थी तो सैनिक की बेटी अपने माता पिता से कहती है कि सारी बातें अब गेट पर ही करोगे या अंदर भी चलोगे। इस पर सैनिक अपनी बीवी और रामदेव के साथ अंदर जाता है। वहाँ जाने के बाद सैनिक की बेटी रामदेव की तरफ इशारा करके अपने पिता से पूछती है कि पापा ये कौन है, मैंने इनको पहले कभी नहीं देखा। इस पर सैनिक बताता है कि ये मेरे परिचित है, हमारे साथ ही ये कहीं जा रहे थे, बीच में तुम्हारा घर पड़ा तो हम तुमसे मिलने के लिए आ गए। ये कहकर सैनिक की बेटी किचन में चली जाती है और चाय और नाश्ते की तैयारी करने लगती है। सैनिक अपनी बेटी से पूछता है कि बेटी, आशीष दिखाई नहीं दे रहा, कहीं चला गया है क्या? इस पर सैनिक की बेटी कहती है कि नहीं नहीं पापा, वो सो रहे हैं, उनको लेट उठने की आदत है, मैं अभी उनको जगा कर लाती हूँ। इस पर सैनिक की बेटी आशीष के कमरे में जाती है और आशीष को जाकर कहती है कि मम्मी पापा आए हैं, वह पुराने गिले शिकवे दूर करना चाहते हैं। इस पर आशीष सुनकर काफ़ी चौंक जाता है और कहता है कि तुम चलो, मैं आता हूँ। आशीष मुँह धोकर अपने मुंह को तौलिए से पूछता हुआ ड्राइंग रूम में चला जाता है, जहाँ उसकी बीवी के माता पिता और शूटर रामदेव बैठे हुए थे। वहाँ जाकर आशीष अपनी पत्नी के माता पिता से प्रणाम करता है और कहता है कि पापा, आप इतने दिनों बाद आज कैसे, आज आपको हमारी याद कैसे आई? इस पर सैनिक हंसता हुआ कहता है कि नहीं नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं थी, हमने सुना कि हमारी बेटी प्रेग्नेंट है, इसलिए इसे मिलने चले आए। ये तो यहाँ आकर हमें बिल्कुल भूल ही गई, हम चाहते हैं कि तुम कुछ दिनों के लिए इसको हमारे साथ भेज दो, इसको आराम करने के लिए भी मिल जाएगा और थोड़ा वक्त भी हमारे साथ गुजार लेगी। आशीष कुछ बोलता उससे पहले ही सैनिक की बेटी बोल पड़ी कि नहीं नहीं पापा, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं खुश हूँ, यहाँ मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, आशीष मेरा पूरा ध्यान रखता है। इस पर सैनिक कुछ नहीं बोलता और केवल शूटर रामदेव की तरफ इशारा करता है। इशारा मिलते ही रामदेव अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर आशीष के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है और अचानक हुई इस फायरिंग से आशीष, उसकी बीवी को पता भी नहीं चलता कि ये सब क्या हो गया और आशीष वहीं लहूलुहान होकर गिर जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि सैनिक की बेटी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद बेरहम माँ बाप ने अपनी बेटी के बाल पकड़कर घसीटते हुए बाहर लेकर आ गए, लेकिन गोली चलने की आवाज़ सुनकर आशीष की माँ और कॉलोनी वाले भाई इकट्ठे हो गए। भीड़ को इकट्ठा होते हुए देख सैनिक अपनी बेटी को वहीं पटक कर अपनी बीवी और शूटर रामदेव के साथ फरार हो जाता है। दिन दहाड़े घर में घुसकर हुई इस हत्या से कॉलोनी में काफ़ी हड़कंप मच गया और वहां उपस्थित लोगों द्वारा पुलिस को इस घटना की जानकारी दी जाती है। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत नाकाबंदी कर देती है। आशीष की मां ने आशीष के सास ससुर पर और दोनों शूटरों पर आशीष की हत्या का और अपने बहू को घर से जबरन लेकर जाने का प्रयास करने का मुकदमा दर्ज करवाती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने अलग अलग टीमों का गठन किया। इन टीमों ने आशीष के सास ससुर का स्केच तैयार किया और उनको पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश दी, लेकिन पुलिस के कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। घटना के 2 दिन बाद पुलिस को सूचना मिलती है कि आशीष के सास ससुर और दोनों शूटर जिस गाड़ी में बैठकर आए थे वह गाड़ी नागौर जिले के डीडवाना में पुलिस को मिली है और इसी दौरान पुलिस सैनिक के बेटे को भी हिरासत में लेती है और उससे जब पूछताछ करती है तो सैनिक का बेटा पुलिस को बताता है कि मेरे माता पिता आशीष की हत्या करने के बाद यहाँ आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि हमने आशीष का काम तमाम कर दिया। इसके बाद वो कहाँ चले गए इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। पुलिस ने जब सैनिक के बेटे की मोबाइल की डिटेल जब निकाली तो सामने आया कि घटना वाले दिन सैनिक का बेटा लगातार अपने पिता सैनिक से कांटेक्ट में था। इससे पुलिस उसको गिरफ्तार करके थाने लाती है। इस मामले में यह पहली गिरफ्तारी थी।
सैनिक के बेटे से पूछताछ में पुलिस को कई सुराग हाथ लगते हैं और घटना के करीब 7 दिन बाद सैनिक, उसकी बीवी और उसके दोस्त को अलग अलग जगह से पुलिस ने पकड़ लिया। जब पुलिस सैनिक को पकड़कर थाने लाती है और उससे पूछताछ करती है तो सैनिक बताता है कि आशीष मेरी बेटी को अपनी बहन मानता था, लेकिन उसने उसको अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे शादी कर ली। जब हमें शादी का पता चला तब भी हमने ठान लिया था कि हम इससे बदला ज़रूर लेंगे, इसको जान से मार देंगे। जब पुलिस ने सैनिक से उन दोनों शूटरों के बारे में पूछा तो सैनिक ने बताया कि आशीष की हत्या करने के बाद हम जयपुर के ही पास बगरू इलाके में चले गए और हमने दोनों शूटरों को वहीं बगरू में छोड़ दिया था। इसके बाद दोनों सूरत चले गए। पुलिस की एक टीम तुरंत सूरत के लिए रवाना होती है, लेकिन पुलिस अब भी खाली हाथ आती है। इसके बाद पुलिस को एक दिन अचानक सूचना मिलती है कि दोनों शूटर नागौर जिले के कुचामन सिटी में कोचिंग छात्र बनकर वहां रह रहे हैं। पुलिस जब वहां पहुंचती है उससे पहले ही रामदेव वहां से फरार हो जाता है, लेकिन पुलिस विनोद गोरा को वहां से पकड़ लेती है। इसके बाद पुलिस रामदेव को पकड़ने के लिए अलग अलग जगह दबिश देती है, लेकिन हर बार पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ता है। इस बीच पुलिस को अपने गुप्त सूत्रों से पता चलता है कि रामदेव राजस्थान के जोधपुर जिले में पिपाड़ सिटी में एक पत्थर की फैक्ट्री में मजदूर बनकर फरारी काट रहा है। पुलिस अपनी एक टीम जोधपुर भेजती है और रामदेव को पकड़कर जयपुर लेकर आती है। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया जाता है। उम्मीद है कानून इन सबको अपने अपने किए की कड़ी से कड़ी सजा देगा। लेकिन यहाँ 2 सवाल जरूर उठते हैं कि आशीष और सैनिक की बेटी ने जो किया वह सही था या सैनिक और उसके परिवार ने आशीष से बदला लेने के लिए जो किया वह सही था। कमेंट करके आप इन सवालों को जरूर जवाब दीजिएगा। दोस्तों, इस कहानी को बताने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में अपराध के प्रति जागरूकता लाना है। जागरूकता लाने की हमारी ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नई, सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।